हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की मृदा। इससे पहले हम राजस्थान की मृदा कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत की मृदा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या सेकेंड गेट फर्स्ट गेट की, जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है या पूछे जाते हैं, उसमें हमारे जो नोट्स हैं वो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की बुकों से बनाए गए हैं। तो आप इन नोट्सों को ले भी सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, भारत की मृदा 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। रचना की विधि के आधार पर जो मृदा के हैं वो दो प्रकार होते हैं। देखिए, रचना विधि के आधार पर इस चीज़ को भी आप ध्यान से पढ़ते चलें। एक है स्थानीय मृदा और दूसरी है विस्थापित मृदा। थोड़ा नाम से भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कौन सी स्थानीय मृदा होती है और कौन सी विस्थापित मृदा होती है। स्थानीय मृदा वो होती है जो कि किसी स्थान विशेष में पाई जाती है, लेकिन विस्थापित मृदा वो होती है जो कि विस्थापित होकर किसी जगह पे स्थानांतरित होती है। अब देखिएगा, ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टानें जब अपने मूल स्थान से नहीं हटती हैं या बहुत कम हटती हैं तो इस प्रकार से निर्मित मृदा को स्थानीय मृदा कहा जाता है। तो देखिएगा, मैंने वही आपको बताया था कि स्थानीय मृदा क्या होती है, जो बहुत कम हटती है, मतलब जो अपना स्थान नहीं छोड़ती है, जो उनका मूल स्थान है वहीं पे रहती है। तो इस प्रकार की मृदा को अपन स्थानीय मृदा कहते हैं। और अगर विस्थापित मृदा की बात की जाए तो देखिएगा, नदी, हिमनद, पवन आदि के प्रभाव से विखंडित चट्टानों से बनी मृदा जब अपने मूल स्थान से हटकर दूर चली जाती है तो इस प्रकार से निर्मित मृदा को विस्थापित मृदा कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जलोढ़, ठीक है, जलोढ़, खादर, बाबर, जो भी इस प्रकार की मृदा होती है जो नदियों के द्वारा किसी विशेष वर्षा ऋतु में आदि में बहा के लाई जाती है। तो इस प्रकार की जो मृदा होती है वो विस्थापित मृदा कहलाती है। अब देखिएगा, हम मृदा में भी देखेंगे कौन कौन सी मृदा होती है। तो जलोढ़ मृदा, जिसको हम काप मृदा भी कहते हैं, देखिएगा इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है वो जलोढ़ मृदा ही मानी जाती है। भारत के विशाल मैदान व तटीय मैदान काप मृदा से बने हुए हैं। जो भारत के विशाल मैदान है और तटीय मैदान है वो सभी इसी मृदा से बने हैं। पुरातन काप मृदा क्षेत्रों का बागर तथा नूतन काप मृदा क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बागर किसे कहा जाता है। देखिएगा, मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, नदी सबसे पहले जब जैसे बहाव बढ़ता है वर्षा ऋतु में तो सबसे पहले जो मृदा आती है उसको बागर कहा जाता है। पुरातन होती है, जो मतलब पहले से ही मौजूद होती है। जैसे किसी नदी के किनारे पहले से ही जो मौजूद मृदा है उसको बागर कहेंगे, लेकिन जो वर्षा ऋतु में नए तरीके से लाई जाती है उसको खादर मृदा कहते हैं। इसमें नमी अधिक समय तक रहती है। इस चीज़ को भी आप याद रखें कि इसमें है वो नमी सबसे ज़्यादा रहती है। इसमें ह्यूमरस की मात्रा अधिक होती है। इसको भी आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक ह्यूमरस की मात्रा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। अब देखिएगा, काली, लावा या फिर रेगूर मृदा। देखिएगा, इसके 3 नाम होते हैं। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि काली मृदा, लावा मृदा और रेगूर मृदा अलग होती है, ये एक ही होती है। और देखिएगा इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसमें आर्द्रता बनाए रखने की अपूर्व क्षमता होती है। आर्द्रता बनाने की अपूर्व क्षमता होती है। लावा निर्मित होने के कारण तथा लोहा व एल्यूमिनियम को अंश से अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। तो आपसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि इसका जो कलर है उसको लावा निर्मित होने के कारण इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिक होने के कारण इसका जो कलर है वो काला हो जाता है। जैसे लाल जो मृदा आती है उसमें लोहा ऑक्साइड अधिक होने के कारण उसका कलर था वो लाल हो रहा था, उसी प्रकार से इसमें लोहा और एल्यूमिनियम दोनों होने के कारण इसका कलर है वो लाल होता है। इसकी उर्वरक शक्ति अधिक होती है। सबसे ज़्यादा अगर उर्वरक शक्ति की बात की जाए तो वो होती है हमारी काली मृदा में। इसको लावा या फिर रेगूर मृदा भी कहते हैं।
और यह कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगर आपने हमारा इससे पहले जो राजस्थान की मृदा थी वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। मैंने उसमें आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त कपास के लिए जो मृदा होती है वो काली मृदा ही होती है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा अब पढ़ेंगे लाल मृदा को। लाल मृदा, यह मृदा छिद्रदार होती है। तो देखिएगा इसकी विशेषता है जिसको हम देख रहे हैं, इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है। यानी अगर इसमें आप पानी डाल देंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई मृदा है लाल मृदा, अगर आप यहाँ पे पानी डाल देंगे, अगर पानी डाल देंगे तो वो पानी को रख नहीं पाएगी, पानी को पकड़ नहीं पाएगी, वो पानी सीधा ही नीचे की तरफ चला जाएगा। इसलिए इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है। साथ ही इसमें बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। इस मृदा की सबसे ज़्यादा यही विशेषता पाई जाती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। अब देखिएगा लेटेराइट, जिसको ऊसर मृदा भी कहते हैं, तो यह पुरानी चट्टानों के विखंडन से बनती है। जो पुरानी चट्टानें होती हैं अपनी, उनके विखंडन से ये मृदा बनती है। यह उन भागों में मिलता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उन्हीं भागों में लेटेराइट या फिर ऊसर मृदा पाई जाती है। साथ ही तापमान भी अधिक होता है, यानी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा अधिक हो और वहाँ का तापमान अधिक हो। सूखने पर यह पत्थर की तरह कड़ी हो जाती है। इसकी विशेषता है ये कि सूखने पर यह पत्थर की तरह हो जाती है और चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो देखिएगा जो हमारा लेटेराइट या ऊसर मृदा है, उसमें जो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि जो लेटेराइट मृदा है वो किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए। उल्टा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयोगी मृदा बताइए। तो याद रखना वो होती है अपनी लेटेराइट मृदा। अब देखिए बलुई मृदा की तरफ चलते हैं। तो बलुई मृदा में क्या विशेषता है बलुई मृदा की? यह पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र व कच्छ में पाई जाती है। कच्छ आपको पता होगा ये गुजरात में पड़ता है। तो ये बलुई मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और वो कच्छ में पाई जाती है। उसके साथ ही इसमें क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है। तो अच्छा क्वेश्चन यही बनेगा कि क्षारीय तत्वों की अधिकता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो वो है अपनी बलुई मृदा। अब पर्वतीय मृदा की बात करेंगे हम, तो इसमें अपरिपक्व मृदा भी कहते हैं इसको, इसे पर्वतीय मृदा को। यह मृदा अम्लीय होती है। देखिए क्षारीय तो बलुई मृदा थी, इस चीज़ को थोड़ा सा कंपैरिजन करके अंतर करके आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्षारीय की बात करें तो बलुई है, और अगर अम्लीय की बात करें तो पर्वतीय मृदा है जो कि अम्लीय है। इसमें चाय व आलू की कृषि की जाती है। तो देखिएगा पर्वतीय प्रदेश में आप किस प्रकार की कृषि कर सकते हैं, चाय की कर सकते हैं और आलू की भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब देखिए मृदा के कटाव के रूपों को देखते हैं। मृदा के कटाव के दो रूप मिलते हैं। पहला है पर्वत के रूप में और दूसरा है नाली के रूप में। देखिए पर्वतों के रूप में कैसा होता है, अगर आपने उत्तराखंड गए हो कभी तो उत्तराखंड जाके देखना, वहाँ पे जो पर्वत हैं वो पर्वत टूटते रहते हैं और टूट के जो माटी है वो नीचे आती रहती है। तो जिसके क्या है मृदा का अपरदन रहता है। जैसे मान लीजिए ऊपर कोई मृदा है पर्वत के ऊपर, लेकिन जब वो टूट के नीचे आती है तो उपजाऊ मृदा है वो नीचे आ जाती है, इसलिए वहाँ पे परतों के रूप में भी कटाव होता है। साथ ही नाली के रूप में, नाली के रूप में कैसे होता है, जैसे कोई नदियाँ बह रही हैं, आपने देखा होगा कि जब नदियाँ उफान पे होती हैं तो अपनी जो साइड होती है, उनकी जो साइड होती है उनमें जो मिट्टी होती है उनमें कटाव हुआ जाता है और उस मिट्टी को वो बहा के ले जाती है। तो इस प्रकार की जो नाली कटाव के रूप में भी उसको कहते हैं। तो मृदा के कटाव के दो रूप होते हैं, तो आप इनको याद रखना कौन कौन से रूप होते हैं। यमुना व चंबल नदी क्षेत्र में नालीदार कटाव के कारण बीहड़ वन पाए जाते हैं। अगर आपने आरपीएससी के एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है चंबल नदी से वो यही पूछा जाता है कि देश में ऐसी कौन सी नदी है जो कि सबसे ज़्यादा कटाव या फिर बीहड़ या फिर डांग बनाती है। तो वो है हमारी चंबल नदी। सबसे ज़्यादा बीहड़ है वो चंबल नदी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा हमने जो मृदा थी वो इसमें कर ली है। अब यहाँ से आगे जब अपन करेंगे तो दूसरा टॉपिक करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं।
और अगर आप रीट की तैयारी करें तो आपके लिए रामबाण है ये। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे आने वाली वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।